मैं गुरु प्रसाद लुधियाना से। यहाँ लाइट गई हुई है हमारे पास, तो अंधेरे में बैठे हैं। तो आज विषय जो है कि हम ही उत्पादक हैं, समर समाज भी उत्पादक है, और फिर भी उसकी अवस्था दयनीय, और इसका निराकरण समर संघ के क्या विचार उस पे। तो पहले तो दयनीय अवस्था, बहुत सारे हमारे समाज के लोग अपनी दयनीय अवस्था मानते भी नहीं, जहां है वहीं पे खुश, बहुत अच्छे महसूस करते हैं। तो मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक पोएम सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने जो लिखा था, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। तो कितनी दर्द भरी ये अपनी जीवन कथा में उन्होंने वृत्तांत किया। तो क्या सहन किया, कितनी हालात गंभीर थे, और आज भी अच्छे नहीं है। आज भी गांवों के हालात लगभग ऐसे हैं, उसी स्थान पे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है बदलाव हो गया हो, और मैंने भी अपने बचपन में हालात ऐसे देखे हैं। तो दयनीय अवस्था वाकई है, गांव में अभी भी है, और कई इलाकों में, शहरों के भी कई इलाकों में ऐसी ही है। बाकी जो, जब समण लोग अपनी पिछली पिछली पहचान जो थी, ये अवस्था हुई क्यों? समण से श्रमण बन गए, तब इस अवस्था में हम लोग पहुंचे। और ये कोई एक दिन में नहीं हुई। अगर कोई समझे, या कोई हम समझे कि ये हजारों साल पहले से, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है 200, 300, 400 साल का इतिहास जरूर बहुत गंभीर रहा है। पहले हमारा समाज जब समण था, अपने समण पहचान में था, उस समय हम सम्राट अशोक जैसे पोजीशन में भी पहुंच चुके थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे पोजीशन में भी थे। उसके पहले, जैसा कि इतिहास और हमारे समण ग्रंथ बताते हैं कि हम ही राजा थे, हमारे ही लोग इंजीनियर थे, समण ही अ, व्यापारी थे। तो क्योंकि समण ही यहाँ निवास करते थे, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता कि कोई और, कोई वहां पे व्यापारी होगा, कोई और वहां पे किसान बड़ा होगा, या कोई और वहां का राजा होगा। जहां पर है ही अकेले समण रहते, तो वहां के तो सभी लोग वही हुए, उसमें कोई प्रश्न उठते नहीं, किसी भी का भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति था, उसमें प्रजा भी होगी और राजा भी होंगे। तो ऐसा है। और जब से ये पहचान हम भूले, उसको चाहे हम समझ लें कि जो विदेशी अतिक्रमण शुरू हुआ, विदेशी लोग आए, उनके द्वारा शुरू हुआ, वहां से शुरुआत कह सकते हैं। और लेकिन शुरुआत के साथ आते आते जब पोजीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई और अतिक्रमण उनका पूरा हावी हो गया, तब हमारी हालत ज्यादा खराब होनी शुरू हुई, ऐसा मेरा मानना है। और तभी से जातियों का भी निर्मित हुई है, जातियां भी तभी निर्माण हुई है, क्यों जो जैसे काम करता था वो वैसे वैसे बढ़ते चले गए। और बंटने का मतलब ये हुआ कि वो हजारों टुकड़ों में बट गए, और वो हजारों जातियों के रूप में बन गए। जैसे एक व्यक्ति, जातियां बनने का जो तरीका रहा, जैसा कि समझा जाता, माना जाता है कि जैसे एक व्यक्ति के चार बच्चे हों, तो एक बेटा अगर फूलों का काम करता है, फूल मालाएं बनाता है, फूल बेचता है, तो उसको खुले कह दिया गया
फूले जाति बन गई, फूल माली कह दिया गया। दूसरा बेटा अगर कपड़े बुनने का अगर काम करता है, कपड़े बुनता है, तो उसको बुनकर कह दिया गया। तीसरा अगर कपड़ों पे डिजाइन कोई छापता है, छापे काम करता है, तो उसको छिंबा कह दिया गया या छीपा कह दिया गया या चीपा। आज की तारीख में उनको चीपा भी कहते हैं लोग, अब लिखने लगे हैं। तो इस तरह से मान लो अगर चौथा बेटा उनका लोहे काम करता है, लोहे के औजार बनाता है, तो लोहा पीटता है और तो उसको लोहार कह दिया गया। इस तरह से जातियों का निर्माण हुआ। किसी ने बनाया नहीं, किसी ने बांटा नहीं, हम खुद ही अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ते गए। और वो कारण हमारा टूटने का और हमारे दयनीय अवस्था में पहुंचने के एक प्रमुख कारण है। और उसमें हमारी भागीदारी भी जितना विरोधियों की है उस उससे कहीं ज्यादा हमारे अपने लोग, हम स्वयं भी जिम्मेदार उस चीज के लिए हैं, वो किसी न किसी रूप से हैं। तो बंटने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज को जो उठाना पड़ा, उससे हम उसके अलावा हमारे कई महापुरुष भी बीच बीच में आए, जिन्होंने हमें इकट्ठा करने की कोशिश की, एक जगह फैलाने की कोशिश की। और फिर भी हम लोग एक जगह आने के बजाय, संगठित होने के बजाय, जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, तो किसी ने तो उस उंगली को जैसे एक होने की बात कही तो उस उंगली को और ऊंचा कर दिया और कहते हैं कि ऊपर की तरफ इशारा है कि उसके आसरे बैठे रहो। किसी ने उसको ये कह दिया कि इकट्ठे होने की बात, संगठित होने की बात कर रहे हैं, तो संगठन बनाने में उसने रुचि बढ़ा ली और संगठन पे संगठन बनाते गए और आज लाखों के संगठन बन चुके हैं। जैसे कि बताया जाता है कि 29 लाख से भी ज्यादा संगठन है। तो ये हमारे कारण है। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया हमें, उसका फायदा भी इसी वजह से हम लोग ने उठा पाए, क्योंकि बहुत सारे संगठन अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई इकट्ठे होने का नाम ही नहीं ले रहा है। निस्संदेह देश में हर वस्तु का उत्पादन हम लोग करते हैं। उत्पादक हम आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और आने वाले समय भी हम ही लोग रहेंगे, ऐसा निश्चित है। क्यों? जब दूसरों की मांग के खाने की जिसकी आदत है, वो उत्पादन कभी नहीं करेगा, वो उसका सर्वे सर्वा बन के बैठेगा। लेकिन उत्पादन हम ही लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों को मिलता कितना है? बहुत लीस्ट अमाउंट मिलती है, जिससे हमारी रोजी रोटी मुश्किल से चल पाती है। एजुकेशन की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ हम लोग देख नहीं पाते हैं। निजी कंपनियों में काम करते, फैक्ट्री में काम करते, खेतों में काम करते हैं, हमें कितना मिलता है? मुश्किल से हम 4 प्राणियों का, अगर 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, अगर एक व्यक्ति कमाने वाला मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला पाता है। दयनीय अवस्था तो अपने आप बनेगी। क्यों? अगर बीमार होगा तो उसके पास मेडिसिन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, धन नहीं है। क्यों? उतनी उसको तनख्वाह नहीं है। तो दयनीय अवस्था के एक कारण है, और ये कारण ही हमारे आगे ज्यादा ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बाबा साहब ने आर्थिक विषय में और अर्थशास्त्र में मतलब 2 PhD की, शायद बहुत अब लोग जानने लगे हैं, पहले मैं भी नहीं जानता था। तो 2 PhD बाबा साहब ने की है अर्थशास्त्र में, और उनका अध्ययन के बाद में बहुत कुछ हमें उन्होंने दिया, जिसका एक RBI भी उसी की देन है। बाबा साहब के PhD की मैंने जो थीसिस लिखी थी, उसी आधार पर RBI की निर्मित हुई थी अंग्रेजों द्वारा 1 अप्रैल 1935 को। और बाबा साहब ने कोऑपरेटिव सिस्टम से काम करने के लिए कहा था, हमारे समाज को इकट्ठा होकर काम करने को कहा था, लेकिन कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, समाज ने इस पे काम ही नहीं किया। कोऑपरेटिव खेती के लिए कहा था, हमारे लोगों ने कभी काम नहीं किया। तो ये चीजें बहुत अहम थी, जिनको समाज ने किया ही नहीं, ना ही किसी ने उस पर ध्यान दिया। और अब समर संघ इस नीतियों पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इकट्ठे होने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है,
हम लोग लगातार सब लोग जब जोर लगाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो नो डाउट आने वाले समय में कामयाबी मिलेगी। तो अभी समर संघ बहुत गहराई से इस पे विचार कर रहा है, काम कर रहा है। समाज को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और समर संघ का मुख्य काम ही जो है समाज को हर सुख सुविधा सुरक्षा सम्मान दिलाने के ऊपर है। आज हमारी इसी विषय पे हम अगर देखें तो 1182वीं जूम मीटिंग चल रही है इस समय, जो 5 मई 2021 से चालू हुई थी और निरंतर हम शाम को 8 बजे रोज मिलते हैं। एक उसका एक उदाहरण है कि हम लगातार मिल रहे हैं। इसीलिए मिल रहे हैं कि हम अगर मिलते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा गिनती में इकट्ठे होंगे, अब जूम पे मिले, फिजिकल मिले, तो उसका हम फायदा भी उठाएंगे, मिलजुल कर उठाएंगे। क्योंकि समर संघ जो समझता है कि हमारी सारी ताकत जो है वो जुड़ने और जोड़ने में ही है, इसीलिए लगातार इस पर काम भी है, नजर रखी भी जा रही है। और समर संघ समाज को दशा सुधारने के लिए ही दिशा निर्देश या इसमें जागरण जो जागृत करता है, बताता है, हम लोग सलाह करते हैं और सही दिशा दिखाने का काम करता है। तो संघ अपनी संख्या के आधार पर, अपनी मूल पहचान के आधार पर संवैधानिक ढंग से हर हक हासिल करने की कोशिश करेगा, आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करेगा। वो तब हो पाएगा जब हम लोग सभी इकट्ठा होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे, इकट्ठा होंगे, और जितनी जल्दी इकट्ठा होंगे उतनी जल्दी उनका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक संस्थाओं के लोग जिस तरह इस समय, वैसे हम जनरल अगर बात करें, जैसे आर्थिक संस्थाओं के जैसे लोग हैं, बैंकर्स हैं या LIC वगैरह के कैंडिडेट हैं, वो इस विषय पे अभी भी इस समय भी काम कर रहे हैं और समाज को पे बैक टू सोसाइटी के अंदर, जिससे बाबा साहब ने कहा था, तो उसके अंदर मदद भी कर रहे हैं। क्यों? जरूरी नहीं कि हर काम चंदा दे के ही किया जाए, बिना चंदा के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उस पे जो एजुकेट करना है किसी विषय में, वो भी पे बैक टू सोसाइटी है। तो हम लोग उसी भी तरह से हम करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। जैसे मैं बैंकर हूँ, तो बैंक के विषय में कोई भी जानकारी होती है हम फोन पे भी सलाह देते हैं, अगर कोई घर आके बैठता है उसको भी सलाह देते हैं, अगर कहीं जाना पड़ता तो वहां जाते भी हैं। तो एक कहाँ से ताकत हुई, पैदा हुई? ये संघ से शुरू हुई। और सांघिक लोगों को, जो संघ से जुड़े हुए संघी हैं, उनके लिए हम ज्यादा तत्पर रहते हैं। बाकी तो हम सभी के लिए वैसे ही करते हैं, लेकिन हम पहल हमेशा उसी के लिए करते हैं जो संघ से जुड़ा हुआ है। तो जो समर अपने आप को, कई लोग ऐसे हैं जो ईश्वरी भरोसे बैठे हैं, किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे बैठे हैं, उनके अधीन उनकी ताकत उनकी फंसी हुई है। जैसा कि हमारे विरोधी समाज ने छल प्रपंच से इन चीजों को हमारे लोगों के ऊपर लादा है, उसको वहां से निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि ऐसे लोग, हर अनहोनी या किसी टाइप की कोई विपत्ति आती है तो वहां पे वो भगवान की मर्जी पकड़ के बैठ जाते हैं। ये नहीं कि उस पर विचार किया जाए कि वहां पे कमी क्या रही, गलती क्या हुई, उसका सुधार कैसे किया जाए, उस पर विचार नहीं करते। ना ही अगर कोई दूसरा सलाह देने की कोशिश करता तो वहां भी उस पर तवज्जो नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है। तो उस पर भी हम लोग क्योंकि रोज बात करते हैं, जो लगातार व्यक्ति संघ से जुड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि वो इस अवस्था से भी बाहर जरूर निकलेगा। क्योंकि जब रोज जुड़ेगा, सुनेगा, हमारा इतिहास अपना पुराना समझेगा और संस्कृति अपनी संस्कृति पुरानी समझेगा, तो अपने आप इन चीजों से दूर भी होगा। ऐसे लोगों के साथ हमारी हर सहायता, हर कोशिश लगभग नाकाम तो नजर आती है, लेकिन हम उससे डिस्करेज नहीं होते, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम आगे उस पर और ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं और उनको मूल पहचान की तरफ ले जाने की मुख्य कोशिश है। जब तक मूल पहचान पे हम लोग नहीं पहुंचेंगे, मैं समझ हूं, जब तक इस प्रचार में हम लोग नहीं पहुंचेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। तो
उस अवस्था को बदल पाना बहुत मुश्किल है। और मैं समझ हूं कि अभी प्रचार के लिए हर तरफ हम लोग निकले हुए काम कर रहे हैं, और उस पे काम चल रहा है, और 1000 दिन का कैंपेन है। फिर उनके लिए तो बस वही बात फिर आती है कि जैसे अभी कल की बात करते हैं, एक जगह बैठे थे, बात कर रहे थे, तो वहां पर एक ऐसे साथी थे, तो वो उस चीज से हटते नहीं, उनको लाख समझाने के बावजूद उसी चीज में फंसे हुए हैं, वही कलावा, वही पाखंड, वही चीजें। लेकिन उनको जब हम बताया तो थोड़ा शर्मिंदा से तो हुए। तो ये है, हम लगातार जब इस पे काम करते रहेंगे, इसका हमें फायदा नजर आएगा जरूर। लेकिन एकदम एक काम हो पाने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ रही है। हमें अपनी ताकत इकट्ठी करने की आवश्यकता है। समर संघ इसीलिए 10 गोल्डन रूल जो है उन पे ज्यादा फोकस करते हुए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपनी टीमें बना रहे हैं। और 10 गोल्डन रूल्स के जरिए जो व्यक्ति उनको आत्मसात करके जुड़ेगा और आगे जोड़ने की कोशिश करेगा, तो उससे मुझे लगता है हम ज्यादा गिनती में इकट्ठे होंगे। और जब जो ज्यादा गिनती में इकट्ठे होंगे तो समर संघ कामयाब होगा, और हम अपनी उस दयनीय अवस्था से निकलने में भी कामयाब होंगे। तो मैं इस जुड़ने और जोड़ने की मुहिम में मैं इतनी बात कहता हुआ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी हम फायदा उठा लेंगे, और जो व्यक्ति जितनी जल्दी जुड़ेगा उतनी जल्दी फायदा उठाएगा। हम उसी को समर संघ पहल देगा, पहले जो पहले जुड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जो नहीं जुड़ा उसके लिए समर संघ कोई अलग नीति रखता है, ऐसा नहीं है। हर समर के लिए समर संघ की एक ही नीति है। लेकिन जो संघ से जुड़ा है और जो पहले जुड़ा है तो उसकी पहल अपने आप पहले आ जाती है, उसके ऊपर पहले ध्यान रखा जाएगा। और हम हर समर संघी के लिए वही सम्राट अशोका वाला समय याद कराने की और उसी अवस्था तक पहुंचने के लिए समर संघ कोशिश कर रहा है। और जिस समय पहुंचा तो वो हमारा जो समय होगा, समर राज्य होगा, तो मैं समझता हूँ हजारों सालों के लिए फिर वो स्थिति आएगी। आज क्योंकि हम बहुत गिनती में हैं और आगे एजुकेट भी हो रहे हैं, धीरे धीरे हर तरह से काम कर रहे हैं सभी लोग, तो हम जल्दी कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे वक्तव्य में, मेरे शब्दों में किसी तरह की त्रुटि हुई हो, कोई गलत शब्दावली निकली हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।